दोस्तों, आप सबने हमारे पिछले कुछ वीडियोस देखे होंगे जो ऑटोमन एम्पायर के ऊपर थे। उन वीडियोस को आपने इतना ज्यादा प्यार दिया कि वो सभी वीडियोस हमारे वायरल हैं। वो सभी वीडियोस आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए आज हम ऑटोमन एम्पायर के एक ऐसे ताकतवर राजवंश के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में अभी तक किसी ने बात नहीं की। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बायजीद राजवंश की, जिसकी बागडोर आगे चलकर बायजीद के बेटे इसास सैलबी ने संभाली। लेकिन दोस्तों, बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि हर कोई विरासत नहीं संभाल सकता, और ऐसा ही कुछ हुआ बायजीद के बेटे इसास सैलबी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये बात है 13वीं शताब्दी की, जब पूरा ऑटोमन एम्पायर कई सारी परेशानियों का सामना कर रहा था, जैसे कि समुद्री लुटेरे, व्यापारियों की आए दिन हत्या और आपसी युद्ध। लेकिन इनसे हटकर भी एक समस्या ऐसी थी जो धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा विकराल रूप ले रही थी, और वो थी लड़कियों के साथ दुष्कर्म की समस्या। दोस्तों, बता दें कि उस समय लड़कियों के साथ गंदे काम इतने ज्यादा मात्रा में हो रहे थे कि पूरा ऑटोमन एम्पायर उस समय इन सारे कार्यों को रोकने में असफल था, क्योंकि वो खुद यही काम कर रहा था। लेकिन जब किसी ने बाहर से आकर ऐसा करना शुरू कर दिया तो ऑटोमन के लोगों से ये बर्दाश्त नहीं हुआ। ये वो समय था जब बायजीद का शासन था, और बायजीद अपने शासन के लिए ही जाना जाता था। दोस्तों, इसी दौरान जब ऑटोमन के राज्य पर दुश्मनों की गतिविधियां शुरू हुईं, तो बायजीद इस बात को भांप गया था कि वो कमजोर है और वह केवल ऑटोमन की कमजोर जनता को ही डरा सकता है, क्योंकि ऑटोमन की जनता में उसके प्रति डर पहले से ही बैठा हुआ था। राजवंश पर दुश्मनों का कब्जा इस प्रकार होने लगा था कि बायजीद ने भी सोच लिया था कि अब राजवंश की बागडोर किसी गैर मुस्लिम के हाथों में आने वाली है। कहते हैं कि उसी समय उसकी पत्नी ने एक बेटे को जन्म दिया था, और उस बेटे के बारे में उसने किसी भी तरह की कोई जानकारी किसी को नहीं दी थी। लेकिन जब उसने देखा कि अब पानी सर से ऊपर जा रहा है, तो उसने अपने आखिरी रास्ते को अपनाया और उसने अपनी दोनों बेबियों के पिता से मदद मांगी। उसकी पहली बीवी देवलित्सा खातून थी, जो कि सुलेमान शाह की बेटी थी। बता दें, सुलेमान अपनी सेना और खतरनाक हथियारों के लिए जाना जाता था, और उसकी दूसरी बीवी मुताहारा आबिद खातून थी, जो कि सुल्तान वेलेद की बेटी थी। सुल्तान वेलेद एक खतरनाक और हब्सी किस्म का इंसान था। वेलेद से अगर कोई काम निकलवाना हो तो उसके पास कोई भी खूबसूरत लड़की भेजो और उससे कैसा भी काम निकलवा लो, लेकिन उसे बाहर की लड़कियां बहुत ज्यादा पसंद थी। इसलिए बायजीद ने अपने हरम की वो सारी लड़कियां जो उसने वेनिस और बाहर के देशों से मंगवाई थी, वो वेलेद के पास भेंट के रूप में भिजवा दी। खैर, बदले में बायजीद की मदद हुई और सब कुछ सामान्य भी हो गया। करीब 14वीं शताब्दी की शुरुआत से पहले बायजीद ने अपने बेटे सैलबी को वेलेद के एक महल में गवर्नर के रूप में रखवा दिया। उसका ये महल अनातोलिया में था। बायजीद ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे पता था कि अगर सैलबी अच्छा काम करेगा तो वेलेद सैलबी को सुल्तान घोषित कर देगा, क्योंकि एक बार पहले भी वेलेद ने ऐसा ही किया था। सैलबी ने अनातोलिया के महल में जाकर पहले दिन से ही अपने काम को बखूबी सीखा और समझा। वो अपना काम तो करता ही था, साथ में ही वेलेद की मदद भी करता था। दोस्तों, जब से अनातोलिया के महल में सैलबी आया था, तब से वेलेद को अनातोलिया के महल की चिंता कम रहने लगी थी, क्योंकि उसे सैलबी पर पूरा भरोसा था। इसलिए अब वेलेद अधिकतर कॉन्स्टेंटिनोपल में रहने लगा था और सिपाहियों के जरिए अनातोलिया की खबर रखता था। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन जब सैलबी को इस बात का पक्का यकीन हो गया था कि वेलेद अब इस महल में कभी कभी ही आएगा, तो सैलबी ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। वो दिन भर तो काम करता रहता, लेकिन रात होते ही वे अपने असली रंग में आ जाता और पूरे महल में घूमता। जिन कमरों में सुल्तान यानी कि वेलेद की कुछ बीबियां और रखैले रहती, सैलबी उन कमरों में झांकने की कोशिश करता और देखता कि वो क्या कर रही हैं। और महल में सिपाहियों से कुछ इसलिए नहीं कहते थे क्योंकि वो जानते थे कि वेलेद ने ही उसे यहाँ गवर्नर के पद पर रखा है। एक रात टहलते टहलते सैलबी को काफी देर हो गई। सुबह के करीब 3 बजे उसने ध्यान दिया कि कुछ लड़कियां जो कि वेलेद की रखेल थी, वो अपने कमरे में काफी हंस रही हैं और जोर जोर से बातें कर रही हैं कि आज तो मजे होंगे, इनाम मिलेंगे और कई दिनों की थकान मिट जाएगी। ये बात सैलबी को कुछ समझ नहीं आई और वो कमरे के पास गया और झांकने की कोशिश की। उसने देखा कि अंदर करीब 8 से 10 लड़कियां बिना कपड़ों के बैठी थीं और एक दूसरे के शरीर पर चंदन रगड़ रही थी। वो चंदन इतना खुशबूदार था कि उसकी महक लगते ही सैलबी का मन ऐसा किया कि मानो अभी वो कमरे के अंदर कूद ही जाएगा।
लेकिन उसने अपने आप को जैसे तैसे रोका और बातों को सुनने लगा। उनकी बातों को सुनकर उसे लगा कि आज वलीद आने वाला है। इतना सुनते ही वो कमरे के पास से जाने लगता है। तब एक लड़की, जो कि उन सब लड़कियों में सबसे पुरानी थी, वो सैलबी को जाते हुए देख लेती है, लेकिन उस समय वो सैलबी से कुछ नहीं कहती। इसके कुछ घंटे बाद करीब सुबह के 10 बजे वलीद का महल में आगमन होता है। महल में आते ही उसने सबसे पहले सैलबी से मुलाकात की और उससे पूछा कि काम करने में उसे कोई दिक्कत तो नहीं। इस पर सैलबी ने उसे हंसकर जवाब दिया कि उसे कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद तुरंत वलीद अपने रखैलों के पास चला गया और करीब 4-5 घंटे बाद कमरे से निकलकर महल की छत पर गया और वहां पर कुछ देर घूमने के बाद फिर से वो कमरे में चला गया और रात भर मजे लेने के बाद वो सुबह सैलबी से मिला और अपने दूसरे महल के लिए रवाना हो गया। सैलबी ने इस बीच एक चीज ध्यान से नोटिस की कि वो अपनी बीवियों के कक्ष में नहीं गया और न ही उन्होंने उसे बुलाया। खैर, अब सैलबी के दिमाग में बस उन्हीं लड़कियों के ख्वाब आ रहे थे, क्योंकि वो देखने में इतनी ज्यादा खूबसूरत थी और बिना कपड़ों का वो नजारा उसकी आंखों के आगे से जा नहीं रहा था। सैलबी ने दिमाग चलाया और रखैलों के कमरे के पास गया और कमरे में खटखटा कर अंदर गया, जहाँ पर कुछ लड़कियां तो शायद सो रही थीं, लेकिन एक लड़की ने आकर पूछा, आप अंदर कैसे आए? इस कमरे में वलीद के सिवा और किसी को आने की इजाजत नहीं है। सैलबी ने कहा कि मुझे कुछ काम है, जिसके बदले में लड़की ने पूछा कि आपको क्या काम है। जवाब में सैलबी ने कहा कि शायद वलीद यहाँ अपना कोई जरूरी सामान भूल गए हैं, मुझे वही चाहिए। ये कहने पर वो लड़की इतना जोर से हंसी और कहने लगी कि तुम झूठ बोल रहे हो, और अब ये बताओ कि तुम आए क्यों इस कमरे में? अपना मकसद बताओ मुझे, क्योंकि वलीद का सामान अगर छूट गया होता तो भी वो इस कमरे में नहीं आते। इतना सुनते ही सैलबी को थोड़ा डर लगा और उसने थोड़ी तेज आवाज में कहा, ठीक है, मैं जा रहा हूँ, शायद मुझसे कोई गलती हुई है। सैलबी चलने के लिए मुड़ा तो उस लड़की ने जल्दी से कमरे का दरवाजा बंद कर लिया और उससे चिल्लाकर पूछा कि तुम यहाँ क्यों आए थे? उस लड़की का ये रूप देखकर सैलबी को डर लग गया और उसने सीधा कह दिया कि उस दिन मैंने तुम लोगों को बिना कपड़ों के देखा था, तब से मेरे दिमाग में बस यही बात चल रही थी कि मैं तुम्हारे पास आऊं। लड़की के चिल्लाने की वजह से उसकी सारी सहेलियां उसके पास आ गई थी। तभी उन लड़कियों को पता था कि अब सैलबी के साथ क्या करना है। सैलबी तो पहले से ही घबराया हुआ था। तभी उन लड़कियों ने उसे पकड़कर अपने बिस्तर पर लिटा दिया। सैलबी कुछ समझ ही नहीं पा रहा था कि तभी एक लड़की सैलबी के ऊपर चढ़ गई। सैलबी को अब सब कुछ समझ में आ चुका था। सैलबी अभी जवान था, जिस वजह से उसने वहां मौजूद सभी लड़कियों से बारी बारी करके मजे किए। दोस्तों, ऑटोमन एम्पायर और मुगल साम्राज्य में ऐसा ही होता था। अगर किसी लड़की को कोई मर्द अकेले में मिल जाता था तो वो मर्द को पूरा निचोड़ लेती थी, क्योंकि उन्हें इतनी बंदिशों में रखा जाता था कि उन्हें बस आजादी दिखती थी। सैलबी अब रोज रात को उन लड़कियों के कक्ष में जाता और अपनी रातों को रंगीन करता, लेकिन थोड़ी ही दिन में उनसे सैलबी का मन भर गया था और अब उसकी नजर वलीद की पत्नियों पर थी। अब जाहिर सी बात है कि वलीद की पत्नियां भी अकेली थीं और उन्हें भी कोई ऐसा मर्द चाहिए था जो उन्हें समझे और उनकी जरूरतों को पूरा करे, और सैलबी को भी कुछ नया चाहिए था। अब सैलबी वलीद की पत्नियों के साथ मजे करने लगा था और वो नहीं जानता था कि उसकी इन काली करतूतों की भनक उसके राज्य के सैनिकों को भी लग चुकी है और वो ये पूरी बात वलीद तक भी पहुंचा चुके हैं। जिसके तुरंत बाद सैलबी को गवर्नर के पद से हटा दिया गया और महल से निकाल दिया गया। साथ ही वलीद ने सिपाहियों को यह आदेश दिया कि वो सैलबी के छोटे छोटे टुकड़े कर पानी में फेंक दे। लेकिन सैलबी अब चालाक हो चुका था। उसने सोने की अशर्फियां देकर सिपाहियों से अपनी जान बचा ली और इसके कुछ समय बाद ही करीब 1403 में ही बायजीद की मृत्यु हो गई थी। जिसके बाद सैलबी ने अपने भाइयों महमेद सैलबी, मूसा सैलबी और सुलेमान सैलबी से ऑटोमन के सिंहासन के लिए लड़ना शुरू कर दिया था। सैलबी ने अपने दो भाइयों महमद और मूसा को तो हराकर उनसे उनका पूरा राज्य छीन लिया था, लेकिन सुलेमान को वो नहीं हरा पाया क्योंकि उसके साथ वलीद था। वलीद को पता चल चुका था कि सैलबी अभी भी जिंदा है और वो उसे किसी भी हाल में मारना चाहता था, लेकिन तभी सैलबी ने चालाकी दिखाई और वलीद की पत्नी का सहारा लिया और उसे वलीद को जहर देकर मारने के लिए कह दिया। जिसके बाद वलीद की पत्नी ने वलीद को धोखे से जहर देकर मार दिया। सैलबी अब वलीद की सभी बीवियों को अपने साथ रखने लगा था। वलीद के मरते ही उसने सुलेमान को भी हरा दिया था और ऑटोमन अब उसके हाथों में आ गया था। सब कुछ हाथ में आ जाने के बाद सैलबी दिन भर शराब पीता और मांस खाता और रात होते ही वो लड़कियों में मगन हो जाता, जिसकी वजह से उसका साम्राज्य अब खत्म होता जा रहा था। तभी वलीद की बीवी ने देखा कि सैलबी की वजह से सब कुछ नष्ट हो रहा है, जिसके बाद उसने धोखे से उसे भी जहर देकर हमेशा हमेशा के लिए सुला दिया।
और वलीद की जो बाकी बीबियां थी उन्हें मरवा दिया ताकि कल को राज्य के लिए वो उसके रास्ते का कांटा ना बने और वो खुद ऑटोमन एम्पायर की क्वीन बन गई। वैसे सैलवी के बारे में जानने के बाद उसके बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट में जरूर बताएं। जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।